हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 12th का एक नया चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर 1। उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट एंड पहला बेसिक लॉ कुछ है। ठीक है, एक दो चीजें देखेंगे एंड एक्चुअली ये चैप्टर किसको डील करेगा, सारा चीजें हम इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा ही चीज पढ़ेंगे आज, फिर नेक्स्ट क्लास हम इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज जो भी पढ़ेंगे उसका न्यूमेरिकल वीडियो रहेगा एंड उसके बाद इसका एप्लीकेशन चलेगा। तो चैप्टर पूरा कंटिन्यू होगा, तो आप देखते रहिए एंड अगर कुछ डाउट होता है आप पूछेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक जो भी आप लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने देखा चार्ज रेस्ट में होता है कि ना, चार्ज रेस्ट में होता है। चार्ज में रेस्ट रह के एक चार्ज दूसरा चार्ज को कुछ फोर्स देता है, कूलॉम्स लॉ हम पढ़े। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, फील्ड लाइंस पढ़े, है कि ना, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े, पोटेंशियल पढ़े, कैपेसिटेंस पढ़े, ये सभी चीजें हम पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। वहां पे चार्ज जो मेरा था वो रेस्ट में था। ठीक है, वहां पे कांस्टेंट का हम लोगों ने बहुत जिक्र किया, दैट इज परमिटिविटी, है कि ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, फिर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, ओम्स लॉ, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कैसे करंट फ्लो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, ये सभी चीजें पढ़े। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा चार्ज रेस्ट में था। हमारा करंट कब आया? जब हमारा चार्ज भागा, समझ, जब हमारा चार्ज एक जगह से दूसरा जगह जा रहा था। ठीक है, चार्ज जब हमारा फ्लो हो रहा था तब हम बोले कि मेरा करंट है। तो ये चैप्टर जो डील करता है हमारा, बेसिकली डील करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। इसमें हम ये देखेंगे कि मेरा करंट के वजह से, ध्यान से समझिएगा, करंट के वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बात समझिएगा। ठीक है, तो क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मेरा बी बोल के सिंबलाइज किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी बोल के सिंबलाइज करते हैं एंड वो वेक्टर होता है। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो बात समझिएगा मेरा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम ये पढ़ेंगे कि करंट के वजह से हमारा क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ध्यान से समझिए। फिर नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कैसे करंट आएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम वहां पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, बात समझिए, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कैसे करंट आएगा। ठीक है, तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना, तो अभी हमारा जो रहेगा लेक्चर हम देखेंगे, पूरा इसका वीडियो बनेगा। ठीक है, बहुत सारा वीडियो बनेगा इसका। तो हम देखेंगे कि करंट को हम यूज करके हाउ वी कैन प्रोड्यूस दिस मैग्नेटिक फील्ड। करंट को हम इनपुट में रख के, हम अगर करंट अगर हमारे इनपुट में होगा, देन हाउ वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड आउटपुट में। दैट इज द ओनली एम हमारा यहां पे। ठीक है, तो अब बताइए, ये पहले हम जानेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अभी आपको अगर इंट्रो नहीं मिलेगा कि ये है क्या, आपको कैसे पता चलेगा। सो वी विल अंडरस्टैंड पहले कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली है क्या। देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो फील्ड है वो फिजिक्स का, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं आपको। मुझे कोई आके बोलेगा कि सर मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए, मैं वहां पे क्या बोलूंगा, भाई मेरे से तो होगा नहीं, मैं उसको तुक्का मारूंगा, मैं अपने आप को बड़ापन दिखाऊंगा, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे, होगा नहीं ना भाई। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मेरे को अपना फील्ड में रह के क्या दूसरों का बेनिफिट हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, दैट इज ओनली थिंग। तो अगर मैं बोलूंगा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं कौन बताएगा ना, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझिए, कौन बताएगा,
ना एक मैग्नेटिक सब्सटेंस। बात समझिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? जो सब्सटेंस मैग्नेट को देख के अट्रैक्ट होता होगा, दैट इज मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आप दो तरह से ला सकते हैं। एक इधर आपके पास करंट होगा तो आप मैग्नेटिक फील्ड ला सकते हैं, जो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। या तो आपके पास एक मैग्नेट होगा तो भी आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। ठीक है, तो अभी हमें इस पे स्टिक रहना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बताइए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था रे भाई मेरा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड था द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल। यहां पर हम क्या बोल रहे थे ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज का काम करेगा नॉर्थ पोल। ना समझिए, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में। तो अभी यहां पे हम नॉर्थ पोल को कंसीडर कर लेते हैं लाइक इट्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज, एंड ए साउथ पोल को कंसीडर कर लेते हैं लाइक ए नेगेटिव चार्ज। सिमिलरिटी के हिसाब से, नॉट एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, तो नॉर्थ पोल को हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर नॉर्थ पोल एज ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एंड साउथ पोल बिहेव करता है, नॉर्थ पोल बिहेव्स लाइक पॉजिटिव सोर्स चार्ज। बात समझ रहे? मतलब पॉजिटिव चार्ज का जो काम था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, करंट में, नॉर्थ पोल का वही काम है बेसिकली, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आप क्या समझेंगे ना, द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ना यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल, बात समझ रहे, यूनिट नॉर्थ पोल, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब बताइए कि अगर एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, एक नॉर्थ पोल जाके उसी रीजन को कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। बट यहां पे तो हमारे पास मैग्नेट है नहीं, हम तो मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे बाय यूजिंग। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ओएस्टर्ड आए, निकोला टेस्ला आए, बायोट सावर्ट बोल के ऐसे साइंटिस्ट आए। ठीक है, तो बहुत सारे थ्योरम्स देने लगे। ठीक है ना, तो अभी हमें उस पे ज्यादा चर्चा नहीं करना, हमें स्टिक रहना हमारा सिलेबस पे। हम ऐसे चीजें समझ रहे हैं जो जान के हमें न्यूमेरिकल इजीली हम कर पाए। ठीक है ना, हमें इधर उधर का ज्यादा नॉलेज गेन नहीं करना, हमें उतना नॉलेज गेन करना है जिससे हमारा सिलेबस में कवर हो जाए एंड अच्छा मार्क्स भी आ जाए, अच्छा मार्क्स आ जाए, बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाए। वही हमें देखना है, हमें ऐसे ज्यादा टैलेंट नहीं बनना है, समझ लो, इस चीज को लेके ज्यादा हमें एक्सप्लोर नहीं करना। तो देखो, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मेरे पास जब करंट फ्लो होता है, बात समझिए, करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो आपको बोला गया कि अगर आपके पास एक स्टैटिक चार्ज होगा, स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या है भाई ना, चार्ज रेस्ट में होगा। तो जब स्टैटिक चार्ज होगा, ये सिर्फ क्या क्रिएट करता है ना, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। बात समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। वैसे अगर चार्ज मोशन में होगा, जब मेरा चार्ज क्या होगा ना, मोशन में होगा, चार्ज इन मोशन होगा, तो ये क्या क्रिएट करता है ना, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या लिए थे हम, बी। जब चार्ज मोशन में होगा तभी तो करंट फ्लो होता है कि ना। तो जब चार्ज मोशन में होगा, देखो, चार्ज रेस्ट में होने से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, अगर होता तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते। बात समझ लो, हम करंट के बाद पढ़े, क्योंकि करंट अगर चार्ज मोशन होगा तो ही हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब बताइए, जिसमें लेट अभी करंट फ्लो करना है, चार्ज फ्लो करना है, तुम्हें तो कंडक्टर चाहिए ना, है कि ना। तो जो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। उसको क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। जिसमें करंट फ्लो होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर इज नोन एज करंट एलिमेंट। समझ रहे हो बात। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, बात समझिएगा, इसको हम लोगों ने बोला कि भाई ये करंट एलिमेंट है। बात समझिए, तो ये क्या है मेरा करंट एलिमेंट है। अब ये करंट एलिमेंट आई जो है, इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, ऑब्वियसली होगा। लेंथ ना होगा कैसे होगा, कंडक्टर है तो लेंथ ही होगा। आप बोलोगे सर बहुत बड़ा, अरे इनफाइनाइट लेंथ होगा, है ना। फाइनाइट लेंथ हो सकता है, इनफाइनाइट बट होगा ना, नहीं समझ रहे। सो दिस करंट एलिमेंट, बात समझिए, दिस करंट एलिमेंट
आई जो फ्लो कर रहा है ये कंडक्टर, समझ रहे, ये करंट के वजह से इसके चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इस करंट के वजह से इसके चारों तरफ क्या करंट आएगा, उसको क्या किए, एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे मिलके एक लॉ दिए, एक लॉ दिए, दैट इज कॉल्ड बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ, समझ रहे हैं, बायोट-सावर्ट लॉ। ये क्या है ना, ये लोग क्या बोल रहे हैं, बात समझो। मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। हम इसका डायरेक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो बात मैं बोल रहा हूं कि अगर एक करंट एलिमेंट है आपके पास, मेरे को क्या निकालना है, बेसिकली मेरे को निकालना है कि अगर चार्ज मोशन में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड अब बताइए कितना आएगा, वो बताइए। दैट इज द ओनली एम मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या किया, जिसमें जो कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उसी को हम क्या बोले, करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड करंट एलिमेंट। द करंट कैरिंग कंडक्टर इज नोन एज करंट एलिमेंट। कुछ मतलब इधर उधर का मत समझो, कुछ नया टर्म आएंगे उसके साथ आप एक्वेंटेड हो जाइए, चैप्टर खत्म। जब तक आप टर्म के बारे में एक्वेंटेड नहीं होंगे, जब तक आप नया नया जो टर्म आता है उसके बारे में उसको जानेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले आप देखिए कि चैप्टर में एंटर करते हुए मेरे को क्या क्या नया टर्म मिलेगा, दोज आर द बेसिक थिंग जो कि आपको जानना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे को करंट एलिमेंट एक नया वर्ड मिला। तो बताइए, तो ये बायोट-सावर्ट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि एक करंट एलिमेंट के वजह से उसके चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दिस बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोल रहा है कि एक करंट एलिमेंट, बात समझो, एक करंट एलिमेंट में अगर एक कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, लेट ये मेरा कंडक्टर है, इसमें अगर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको थोड़ा ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट एलिमेंट, दैट इज द ओनली थिंग जो कि बायोट-सावर्ट लॉ एक्सप्लेन कर रहा है। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या एक्सप्लेन कर रहा है, दिस लॉ एक्सप्लेन्स क्या एक्सप्लेन कर रहा है ना, अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड created by the current carrying conductor is known as, क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट, ठीक है ना। कंडक्टर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ना, करंट एलिमेंट अराउंड इट। तो क्या एक्सप्लेन करता है, अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर अराउंड द कंडक्टर, कहां पे ना, अराउंड द कंडक्टर। कुछ समझ रहे हो रे, हाँ कि ना। अगर मेरे पास करंट होता नहीं, चार्ज मूव नहीं करता, अगर करंट होता ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड आता है क्यों, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही क्यों, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है। जब तक चार्ज मोशन में नहीं होगा वो कभी भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ध्यान से समझिए। तो अब बताइए, यहां पे ये जो लॉ है ये पूरा आपको नहीं बता रहे कि आप बोलोगे सर मैं पूरा का एक बार में निकाल दूंगा, ये नहीं बताता। ये बोल रहा है कि आप छोटा छोटा पार्ट करके करो, छोटा छोटा पार्ट का निकालो, फिर आप मिला दो, दैट इज द ओनली थिंग। देखो मतलब क्या है ना, अगर इसमें ये बड़ा सा है ना, दिस इज करंट एलिमेंट, आप इसको क्या करो, छोटा छोटा पार्ट करो। क्या करेंगे आप इसको, तो छोटा छोटा पार्ट करेंगे, छोटा छोटा पार्ट करेंगे। दिस छोटा पार्ट इज नोन एज डीएल। अगर ये पूरा का लेंथ अगर एल है, ये छोटा पार्ट का लेंथ क्या है, डीएल। दिस डीएल को क्या बोलते हैं ना, स्मॉल करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। पूरा को बोलते हैं करंट एलिमेंट, छोटे पार्ट को बोलते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट। कुछ समझ रहे हो रे भाई, हाँ कि ना बताइए, कुछ समझ रहे हैं भाई। अब ये जो करंट एलिमेंट है ये वेक्टर नहीं है, मतलब ये जो लेंथ है ये वेक्टर नहीं है, बट अगर उसमें करंट मल्टीप्लाई करके ले लेंगे वो वेक्टर है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज नॉट अ वेक्टर,
बात समझो। दिस अगर मैं बोलूंगा ये डीएल वेक्टर है कि नहीं है, ठीक है। अगर ये डीएल में करंट आई फ्लो हो रहा है देन ये डीएल वेक्टर बन जाएगा। डायरेक्शन किधर होगा ना, अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। द करंट एलिमेंट is a vector quantity directed, किधर डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्टेड along the flow of current, along the flow of current। कुछ समझ रहे हो? एक छोटा करंट एलिमेंट या तो बड़ा करंट एलिमेंट वेक्टर होता है, डायरेक्शन किधर होता है ना, अलोंग द फ्लो ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन जिधर होता है उस डीएल का भी डायरेक्शन उधर ही होता है, ठीक है। समझ आ रहा है भाई? अब मैं क्या करूंगा, दिस बायोट सावर्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि आप एक छोटा एलिमेंट, छोटा लेंथ, ऐसे डीएल करके 1000 डीएल होंगे, आप एक का निकाल दो, इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। मिलाना मतलब क्या रे, अब डीएल का 1000 डीएल का लाके थोड़ी 1-2 करके मिलाएंगे। मिलाने के लिए हमें बहुत अच्छा चीज मिला, क्या ना, इंटीग्रेशन, है कि नहीं। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ऐसे बोलते हैं, तो जो हम जितना मैथमेटिक्स का इंप्रोवाइजेशन होगा साइंस का उतना इंप्रोवाइजेशन होगा। बात समझ रहे? तो मैं बोल रहा हूं दिस डीएल, बात समझ रहे, इज करंट एलिमेंट। जब इसमें करंट फ्लो होगा ये डीएल वेक्टर बनेगा, अगर ये करंट नहीं होगा तो दिस डीएल इज नॉट ए वेक्टर, सिंपल लेंथ है। समझ रहे? अब बताइए, तो दिस बायोट-सावर्ट लॉ एक्सप्लेन्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल। This explains about the magnetic field produced by the small current element डीएल, स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल। अब बताइए, अगर मेरा करंट नहीं था, करंट होगा ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि? चार्ज रेस्ट में था, मैग्नेटिक फील्ड आया कि नहीं? करंट अगर होगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं। करंट है बोल के मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, नहीं समझे? ये लेंथ जितना ज्यादा बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना आएगा, ये डीएल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब बोले सर ऐसे कैसे? अब ये डीएल में यहां से यहां तक करंट फ्लो होगा, जब डीएल बढ़ेगा और थोड़ा ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा दूर तक जाएगा ना, नहीं समझ रहे? सो दिस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है बाय द स्मॉल करंट एलिमेंट, लेट मैंने क्या किया, डीबी क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड produced by the small current element dl, स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, ठीक है। तो अब बताइए, ये डीबी जो है, बात समझिए, पहला पॉइंट समझिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अगर करंट नहीं था, बात समझो, करंट था ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, थोड़ा करंट आया, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। मेरा बोलने का ये मतलब है, जब तक मेरे पास करंट था नहीं तब तक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ नहीं रहा था। सो इफ आई विल हैव, मतलब अगर मेरे चारों तरफ कुछ करंट है देन ओनली आई विल गेट सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अगर मेरे पास करंट है ही नहीं, चार्ज रेस्ट में होगा, आप बोलो सर यहां पे बहुत चार्ज है, रेस्ट में, अब कोई काम का नहीं है मेरा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा ही नहीं। बात समझ रहे? सो इफ आई हैव ए करंट, अगर मेरा कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है, देन उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आने का चांसेस है। तो करंट है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। समझ लो, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट, दिस लॉ स्टेट्स दैट पहला पॉइंट, the magnetic field
टिक फील्ड dB is directly proportional to the amount of current flowing in the conductor. हाँ कि ना रे, flowing in the conductor. कुछ समझ आ रहा है रे? जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक। तो दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे फिर वेक्टर फॉर्म लिख लेंगे, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन है। दूसरा पॉइंट क्या है, जितना ये करंट एलिमेंट डीएल का जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये डीएल का छोटा लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड छोटा। डीएल का जितना ज्यादा लेंथ लेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब बोले सर ऐसे कैसे? अरे भाई सोचो, ये डीएल है, यहां पे और एक डीएल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर कुछ आ रहा है, इसका भी और कुछ आएगा। जब आप ऐड करेंगे ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा तो आएगा ना, थोड़ा तो ज्यादा आएगा ना, नहीं समझ रहे हो? तो आप ओ डीएल को यहां पे पास में रख लेते नहीं, तो ये जो था, अब आप डीएल बढ़ा दिए तो एक डीएल में दो डीएल आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ ही जाएगा ना, नहीं समझ रहे? तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट डीएल। सो क्या लिखेंगे? द मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट डीएल। सॉरी, तीसरा पॉइंट। अब बताइए, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो निकालेंगे, इसके चारों तरफ तो निकालेंगे। मैंने लेट लिया एक कंसिडरेशन पॉइंट P, ध्यान से समझिए, एक कंसिडरेशन पॉइंट P जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बात समझिए, जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। So P is that point, P is that consideration point where we wish to calculate the magnetic field due to this current element dl, in which the current is flowing, the amount of current is I, ठीक है। तो हम लोगों को ये करना है कि ये P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताइए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे क्लास में आप बैठे होंगे फ्रंट रो में, बैक बेंचर्स एंड फ्रंट बेंचर्स, फर्क है ना। बैक बेंचर है मोबाइल रखे, समझ आया? पीछे चिल्ला रहे होंगे, आगे हाँ सर समझ आया। आगे कोई मोबाइल लेके बैठेगा कि तो जितना ज्यादा हमारा बीच में डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा। फ्रंट में जो बैठे होंगे आराम से बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, क्लास में हर चीज कर रहे होंगे। जो बैक में बैठे होंगे, बैक बहुत दूर हो गया, क्या इंटरेक्शन होगा? फोर्स कम हो गया होगा। तो जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ज्यादा फील्ड आएगा, उतना ज्यादा हमारे बीच इंटरेक्शन आएगा, समझ रहे? सो दिस, अगर मैं यहां से बोलूंगा ये डीएल से ये जो डिस्टेंस है आर है, ठीक है। तो ये आर जितना ज्यादा होगा, बस समझो, ये आर जितना ज्यादा होगा इसके वजह से फील्ड उतना कम होगा। ये जितना पास आएगा उतना ज्यादा फील्ड होगा, ना नहीं समझ रहे हो रे? ये डीएल का डायरेक्शन किधर है? करंट का डायरेक्शन। मेरा बात समझिए भाई। मैं बोला मेरे से अगर कोई क्लोज है उसको मैं ज्यादा फोर्स दूंगा, मेरे से अगर कोई दूर है मैं उसको कैसे ज्यादा फोर्स दे सकता हूं? दूर है वो मेरे से, ना नहीं समझ रहे? उसमें ज्यादा फील्ड मेरा काम नहीं करेगा। मैं उस जो बैक में बैठा होगा, मैं बोला समझ आया, कुछ सुन नहीं रहा होगा, मोबाइल लेके बैठा होगा, इधर उधर का दोस्त। बात समझ रहे हो है कि ना? बात समझिए। सो दैट इज द पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। तो ये डीएल के वजह से आर डिस्टेंस में जो मैं पी पॉइंट लिया वहां पे कितना मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरे को बताइए। दैट इज द पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं। तो ये आर जितना बढ़ेगा फील्ड भी उतना घटेगा, है कि नहीं? सो दिस डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है, द डिस्टेंस from the current element to the point where we wish to calculate the magnetic field, ठीक है। तो that is 1 by r square। तो क्या बोला मैंने?
जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम मेरा मैग्नेटिक फील्ड आएगा. तो हाउ वी विल स्टेट this statement? The magnetic field produced dB is is inversely proportional to the square of the distance between the consideration point P and the current element dl. ना नहीं समझे रहे? ये dl जो है यहां से लेके ये पॉइंट तक का जो हमारा डिस्टेंस है उसका स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाय जो मैग्नेटिक फील्ड. तो ये मेरा आ गया तीसरा इक्वेशन. अब ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ये वेक्टर है. अब वेक्टर प्रोडक्ट में बात समझो, अगर एक वेक्टर बनेगा कोई ना कोई तो उसको वेक्टर बना रहा होगा, है कि नहीं? यहां पे वेक्टर कौन है? करंट तो वेक्टर नहीं है. करंट के साथ डीएल मिला एक वेक्टर है. ये पोजीशन एक वेक्टर है, डिस्टेंस ये जो डिस्प्लेस पोजीशन एक वेक्टर है. तो यहां पे दो वेक्टर है. दो वेक्टर एक वेक्टर कब बनाएगा? जब उनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट होगा. ना नहीं समझे रहे? ए क्रॉस बी, तभी ना बनेगा वेक्टर, है ना? बात समझ रहे हो? तो ए क्रॉस बी में क्या होता है? साइन थीटा होता है. तो ये एक वेक्टर है, आर एक वेक्टर है, डीएल एक वेक्टर है. इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसका साइन थीटा पे डिपेंड करता है. कौन? 90 डिग्री. क्यों साइन थीटा? क्योंकि ये जो है वेक्टर है, जो डीबी है वो वेक्टर है. अगर स्केलर होता तो कॉस थीटा लेते हैं. वेक्टर है इसीलिए साइन थीटा लेते हैं. तो हम क्या किए ना, दिस डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. थीटा किसके बीच एंगल है? थीटा किसके बीच एंगल है? द एंगल बिटवीन किसके बीच ना, द एंगल बिटवीन किसके बीच? द करंट एलिमेंट है कि ना, करंट एलिमेंट एंड द पोजीशन वेक्टर. द पोजीशन वेक्टर कुछ समझ आ रहा है रे भाई? करंट एलिमेंट कौन है? डीएल, है कि ना, दैट इज आइडियल एंड पोजीशन वेक्टर आर. ये कैपिटल आर हम लिए हैं तो वी कैन रिप्लेस इट कैपिटल आर. बाय कंबाइनिंग ऑल दिस फोर हम क्या लिखेंगे ना, बाय कंबाइनिंग ऑल दिस फोर डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. समझ आ रहा है भाई? हाँ कि ना? अब बताइए, मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दूंगा तो ये डीवी क्या हो जाएगा ना, के कांस्टेंट आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. दिस इज मैग्नीट्यूड. अभी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे. ये मेरा इक्वेशन 5 है. अब ये के क्या है? के क्या है ना, के इज द कांस्टेंट. जैसे कूलॉम्स लॉ में आप पढ़े थे, के क्या था? 1/4πε0. यहां पे भी वैसा के है ना. 4 बात समझिए, वहां पे जैसे पढ़े थे यहां पे वैसे पढ़ेंगे. ध्यान से देखना, वहां पे क्या था? ध्यान से देखिएगा, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है? वहां पे के क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में 4πε0 इनटू एप्सिलॉन आर. यहां पे के क्या होगा? 1/4π म्यू नॉट इंटू म्यू आर. वहां पे ये दोनों डिवाइड करे थे, यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नहीं. तो आप इसको लिखोगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर बाई 4π. याद करेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. कितना था? 8.85 × 10⁻⁻12. याद होगा. एप्सिलॉन आर क्या था? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम. तो ये जो के है, ये के डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर. कौन सा मीडियम ना? ये करंट एलिमेंट एंड ये पोजीशन के बीच में क्या मीडियम है? वाटर है ना, एयर है ना, वैक्यूम है ना, ग्लास है ना, वुड है ना, क्या है? ये मीडियम के बीच में डिपेंड करता है ये के का वैल्यू. अगर ये के का वैल्यू, बात समझिए, अगर ये के का वैल्यू म्यू नॉट, देखो ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर बाई 4π. ये म्यू नॉट क्या है? यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी. वहां पे परमिटिविटी का जो काम था यहां पे परमिएबिलिटी का वही काम. तो ये म्यू नॉट क्या है यहां पे ना? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी. ठीक है, परमिएबिलिटी जिसका वैल्यू क्या होता है ना, 4π × 10⁻⁻⁷. तो इसको मैं मिटा देता हूं.
एंड ये म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इसका आप अच्छे से डेफिनेशन पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, अगर मैं एयर मीडियम का बात करूंगा, एयर मीडियम का बात, अगर यहां पे एयर और वैक्यूम होगा देन ये म्यू आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। म्यू आर इक्वल्स टू 1, जैसे एप्सिलॉन आर 1 होता था वैसा ही यहां पे म्यू आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम। एक समझ रहे हो रे, हाँ कि ना, बोलो, क्लियर ना। तो दिस म्यू आर इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम। इतना क्लियर है भाई, ना कुछ डाउट हो रहा है बताइए। तो अब यहां पे अगर मैं एयर मीडियम का निकालूंगा तो मेरा डीवी क्या हो जाएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट मैं क्लियर करूंगा। हाँ ले लिए, देखो तो मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। देखो मैं क्या बोला कि मेरे पास यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं एयर मीडियम में लूंगा बायोट-सावर्ट लॉ तो क्या होगा मेरा ना, एयर मीडियम में ये के का वैल्यू हो जाएगा म्यू आर 1 हो जाएगा, तो के हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। देखो तो ध्यान देंगे, तो ये डीवी फॉर एयर मीडियम, फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम, डीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, यू विल रिमेंबर, ठीक है। अब हम निकालेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। लिख लेंगे आप वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन में, 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, सीबीएसई या तो स्टेट बोर्ड एग्जाम में। तो लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। चलिए अब देखिए, बात समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, बात समझिएगा। अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन तो होगा ना। अब बिना डायरेक्शन का आप बोलेंगे वेक्टर, अरे भाई तुक्का थोड़ी मार रहे हैं हम लोग, अरे डायरेक्शन होगा तभी ना हम बोलेंगे वेक्टर है कि ना। सो ये जो डीबी है इसका डायरेक्शन होता है, तो अगर डायरेक्शन होता है किधर होता है, ठीक है, वो भी हम निकालेंगे। डायरेक्शन अगर है किधर है वो भी तो बात है ना। आप ऐसे ही बोलोगे हाँ सर है वो अपना है, अरे भाई अपना होने से कैसे होगा, ठीक है। देख ध्यान से समझिए, तो अब हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। देखो अब यहां पे डीएल है, साइन थीटा है, आर है, आइडियल ये वेक्टर है, आई स्केलर है, डीएल स्केलर है, आइडियल वेक्टर है। ये आइडियल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर है, अलोंग द करंट। यहां पे और कौन वेक्टर है, आर, ठीक है, हम कैपिटल आर लिए, सॉरी, आर वेक्टर है। तो ये आर एंड आइडियल का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, अरे भाई समझो, यहां पे डीबी वेक्टर क्यों बना रहे, क्योंकि डीएल एंड आर दोनों वेक्टर है, राइट साइड वेक्टर है बोल के वेक्टर है, लेफ्ट साइड अब वेक्टर है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है। अब वेक्टर प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, ए क्रॉस भी करना पड़ेगा, हाँ कि ना। तो मैंने क्या किया, दिस डीबी इक्वल टू क्या किया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई लिया, डीएल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। दिस इज आर कैप क्यों लिया, आप बोले सर आर कैप क्यों लिए, आर कैप क्यों लिए ना, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे वेक्टर ले लूंगा, एक वेक्टर में क्या होता है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अगर मैं यहां पे वेक्टर ले लूंगा, ध्यान से समझो, वेक्टर ले लूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं एक्सपांड कर दूंगा, वेक्टर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कट जाएगा, बच जाएगा क्या बताइए, अल्टर हो जा रहा है ना, फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना। देखो मैग्नीट्यूड उतना बचा कि नहीं बचा, तो आप क्या करेंगे ना, यहां पे आर स्क्वायर रखेंगे, यहां पे लेंगे डायरेक्शन, फिर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो, फिर आप क्या करेंगे ना, यहां पे मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को वेक्टर फॉर्म लिखना है, मेरे को कैसे भी करके क्रॉस प्रोडक्ट लाना है। अब मैं ला दिया रे, अब बोलो सर ऐसे क्या ना, ये आर कैप क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है,
ना डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता, दोज आर द यूनिट वेक्टर्स। यहां पे आर कैप क्या, अरे भाई ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये आर कैप क्या, द यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर। हाँ कि ना रे, कुछ समझ रहे हो ना, नहीं समझे? सो अब बताइए, मैं ये आर कैप लिया डायरेक्शन, डीएल क्रॉस आर किया, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा साइन थीटा हट जाएगा, है कि ना? मैं यहां पे आर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया, नीचे आर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, दिस आर इंटू आर कैप वेक्टर आर हो जाएगा, दिस आर इंटू आर कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा। सो दिस डीबी क्या हो जाएगा मेरा ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल, ये ऑलरेडी वेक्टर बन गया, ये दोनों मिलके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिलके वेक्टर बन गया, क्रॉस आर वेक्टर बाई आर का क्यूब, इक्वेशन 7। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ये दोनों इधर आप इसको हटा दो वेक्टर फॉर्म में, तो और एक क्या है वेक्टर फॉर्म ना, डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर, यू कैन राइट इट एज वेल, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन 8। ये भी ये दोनों वेक्टर फॉर्म होता है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायट सावर्ट लॉ समझ आ गया। अभी हम देखेंगे कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो हाउ वी विल कैलकुलेट द, हाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लिखेंगे हेडिंग देके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, ये पार्ट समझ लीजिए। आपका ईएमआई जो चैप्टर है उसमें आपका 2-3 मार्क पकड़ में आ जाएगा, समझ रहे, तो आप अच्छे से समझिए, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को क्या निकालना है रे भाई ना, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, हाँ कि ना, वेक्टर है एंड क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने क्या बोला, थोड़ा वेक्टर याद करेंगे, अगर याद नहीं है, ठीक है, बहुत यूजफुल है, अभी हमारा यहां पे एप्लीकेशन यूज होगा, ठीक है। तो देखो अगर आपको याद नहीं है आप जाके देख सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, हाउ टू कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, वहां पे मैं अच्छा सा एक ट्रिक बताया था, तो आप जाके देख सकते हो, आपका यूजफुल होगा। अब देखो मैं बोला कि अगर मेरे पास 2 वेक्टर है, ध्यान से समझिए, अगर मेरे पास 2 वेक्टर है, ये ए है, क्रॉस सी लिया, ए क्रॉस सी इक्वल्स टू डी। अगर 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना भाई, ध्यान से समझो, ए क्रॉस सी इक्वल्स टू डी, इसका मतलब ये है कि ये जो डी वेक्टर है ये ए को परपेंडिकुलर एंड सी को परपेंडिकुलर, नहीं समझे? The cross product between 2 vectors is perpendicular to both the vectors, बात समझ रहे, मतलब ये जो D वेक्टर आएगा ये हमेशा A को परपेंडिकुलर होगा, C को परपेंडिकुलर होगा। मतलब यहां पे जो मैं dB लाया था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई dl क्रॉस r बाई आर क्यूब, ये dB जो है dl को परपेंडिकुलर होगा एंड r को परपेंडिकुलर होगा। मेरा यहां पे था I dl, यहां पे था r, ये मेरा I है, ये मेरा r है। तो अब बताइए dB कहां पे रहेगा, ये दोनों को परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसे होगा, ऐसे निकल रहा होगा या तो ऐसे जा रहा होगा। अगर आप ऐसे ले लोगे सिर्फ dl को परपेंडिकुलर होगा, अगर आप ऐसे ले लेंगे सिर्फ r को परपेंडिकुलर होगा। दिस dp इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl एंड r, बात समझ रहे? बट ये कुछ ऐसे हो सकता है, या तो इधर आउटसाइड मतलब प्लेन से आउटवर्ड हो सकता है, या तो प्लेन से इनवर्ड हो सकता है। हम वो देखेंगे कि इनवर्ड होगा ना आउटवर्ड होगा। देखो लेट अभी आपके पास कुछ ऐसा है, यहां पे करंट है आई, सॉरी, यहां पे करंट है आई,
यहां पे करंट है आई, यहां पे करंट है आई, ठीक है। यहां पे करंट है आई, मैंने ऐसे डायग्राम दिया, फिर यहां पे करंट है, यहां पे करंट है आई, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे सभी डायग्राम को। हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, आप देखो, ध्यान से देखो। जो आपका राइट हैंड है, आप उसको दो सेगमेंट बनाइए। कितना सेगमेंट बनाएंगे? दो सेगमेंट। एक सेगमेंट थंब, थंब के बराबर बाकी चार। बात समझो, ये चार उंगली एक, ये चार उंगली के बराबर थंब। आप क्या कीजिए, अभी इसको रोटेट कीजिए। तो देखो एक कर्व बन रहा है, एक कर्व बन रहा है और एक सीधा है, स्ट्रेट है कि ना, स्ट्रेट है। तो आपके पास दो सेगमेंट है, एक है थंब और एक है चार फिंगर का। ये चार फिंगर जो है वो कर्व है, थंब जो है स्ट्रेट है। देखो चार फिंगर कर्व है, थंब जो है स्ट्रेट है। तो आपके पास एक कर्व है, एक आपके पास क्या है, एक कर्व सेगमेंट है, हाँ कि ना। आपके पास और एक क्या है, स्ट्रेट सेगमेंट है, स्ट्रेट सेगमेंट है। बात समझो, आपके पास एक कर्व सेगमेंट है और एक स्ट्रेट सेगमेंट है, हां कि ना बोलो। अगर आपको देखो, अगर आपको ये कर्व करंट देगा, देखो दो सेगमेंट है, ये एक, ये एक। अगर आपको ये करंट देगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड देगा, अगर आपको ये करंट देगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड देगा। को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपके पास दो सेगमेंट है रे, उनमें से अगर एक का एक देगा करंट का डायरेक्शन, दूसरा किसका डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का। आप बोलोगे सर मेरा एक सिचुएशन है जहां पे ये दे रहा है करंट का डायरेक्शन, कौन सा, स्ट्रेट सेगमेंट। अगर ये स्ट्रेट सेगमेंट करंट देगा, मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा, कर्व सेगमेंट, हाँ कि ना रे। अब मेरे को अगर ये कर्व देगा करंट, स्ट्रेट क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसमें मुझे बोला मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ में निकालिए, पॉइंट ओ में निकालिए, ओ में निकालिए, इनसाइड निकालिए। अब यहां पे करंट कौन है, कर्व है ना। देखो ये कर्व में करंट जा रहा है ना, करंट कौन लेके जा रहा है, कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लेगा, स्ट्रेट। तो अभी क्या करो, ये करंट जैसे जा रहा है उसी में ये चारों को रख लो। करंट ऐसे जा रहा है उसी में ये चार को रख लो। तो ये स्ट्रेट जो थंब है किधर आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, हाँ कि ना रे, हाँ कि ना रे। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जहां पे मैं डॉट लिखूंगा उसका मतलब है डॉट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। ना नहीं समझे। अब यहां पे क्या होगा बताओ, यहां पे क्या होगा, यहां पे भी करंट कौन दे रहा है, कर्व दे रहा है, बट कैसे दे रहा है, कुछ ऐसे दे रहा है कि ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अंदर। ये जो थंब है किधर रहता है, अंदर की तरफ रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, जहां पे मैं क्रॉस लिखूंगा आगे जाके, जहां पे मैं आगे जाके डॉट लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, समझ लेना। मैं क्रॉस लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है मेरा, समझ लेना भाई, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो ये क्या होगा ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड, इनवर्ड। तो यहां पे इनवर्ड हुआ, यहां पे आउटवर्ड हुआ, समझ में आया कि नहीं बताओ। यहां पे करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, हाँ कि ना, क्लॉकवाइज। यहां पे करंट कैसा है ना, क्लॉकवाइज। जहां पे क्लॉकवाइज होगा, बात समझो, जहां पे क्लॉकवाइज होगा वहां पे करंट क्या होगा, इनवर्ड होगा। जहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा वहां पे आउटवर्ड होगा, ये भी याद रख सकते हैं आप। बट दिस इज द बेस्ट थिंग टू रिमेंबर कि अगर मेरे पास, इफ आई हैव टू सेगमेंट, देन इफ वन सेगमेंट इज गिविंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देन द अदर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. This is the simple thing we can remember easily. So the straight, if the straight segment is given the direction of current, then the curved segment will give the direction of magnetic field. That is the only thing we can remember. ठीक है, सिंपल सा बात है भाई. ठीक है, तो अगर आपको कर्व सेगमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड देगा, देन स्ट्रेट सेगमेंट आपको क्या देगा, करंट.
अगर स्ट्रेट सेगमेंट देगा मैग्नेटिक फील्ड, देन कर्व दे रहा होगा करंट। ठीक है, यहां पे जैसे हुआ करंट दे रहा है कर्व, तो ये स्ट्रेट दिया कौन, थंब दिया कौन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे आउटवर्ड हुआ, यहां पे इनवर्ड हुआ। इसका बाद देखो, इसमें भी सही, इसमें क्या हो रहा है, करंट क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज है कि ना, क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो यहां पे क्या होगा, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड। ओके, अब हम ये करंट के वजह से ये P में निकालेंगे, P साइड निकालेंगे, Q साइड निकालेंगे, P साइड निकालेंगे, Q साइड निकालेंगे। ठीक है, P साइड निकालेंगे, Q साइड निकालेंगे। मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, P साइड निकालेंगे, Q साइड निकालेंगे, या तो इसको भी हटा के मैं यहां पे लेता हूं। ठीक है, P साइड निकालेंगे, Q साइड निकालेंगे। आपको बोला कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द साइड P, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द साइड Q, सेम over this diagram, what is the magnetic field over on the side P, on the side Q. So ये दो, अभी कर्व का आपको समझ आ गया, कर्व का, हाँ कि ना, अगर करंट कर्व में होगा, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा आउटवर्ड, क्लॉकवाइज होगा इनवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा रे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, समझ रहे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, अंदर की तरफ होगा, हाँ कि ना रे, बात समझो। फिर मैं और एक बात भी बताऊंगा आगे जाके, देखो यहां पे आपको बोल रहा है करंट जा रहा है कुछ ऐसे सीधा में, हाँ ना, सीधा में सीधा जा रहा है ना। मैं क्या बोला, कर्व अगर करंट देगा स्ट्रेट देगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्ट्रेट देगा करंट कर्व देगा मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे कौन दे रहा है करंट, स्ट्रेट दे रहा है ना, यहां पे जो करंट है ये स्ट्रेट सेगमेंट है कि नहीं है। अगर आप P साइड डायरेक्शन निकालेंगे तो आप क्या कीजिए, ये चार फिंगर को P साइड देखो रखा, अब बंद कर दीजिए, क्या हो रहा है बताओ, इनवर्ड हो रहा है ना आउटवर्ड हो रहा है, कुछ समझ लो रे। ये करंट है, P साइड निकाला, ये चार फिंगर P साइड रखूंगा, अब इसको बंद करो, बंद करने से इनवर्ड हो रहा है ना आउटवर्ड हो रहा है, इनवर्ड ना, इनवर्ड। अब मैं Q साइड निकालूंगा, Q साइड करंट स्ट्रेट है, करंट स्ट्रेट रखा, Q साइड निकालना है तो Q साइड ये चार पर रखा, अब बंद करूंगा, किधर हो रहा है, ऐसे बाहर निकल रहा है ना, आउटवर्ड ना, नहीं समझे रे, हाँ कि ना रे, बताओ रे। यहां पे क्या होगा बताओ, P साइड क्या होगा, Q साइड क्या होगा, बताइएगा। यहां पे P साइड क्या होगा, Q साइड क्या होगा। अब देखो करंट जा रहा है सीधा, करंट जा रहा है सीधा, तो करंट अगर सीधा है कुछ ऐसा होगा ना भाई, देखो मेरा हाथ को देखते रहो, मैं फेस नहीं दिख रहा होगा, तो इधर है मेरा करंट, करंट देखो स्ट्रेट है, मैं Q साइड निकालूंगा तो ये चार फिंगर Q तरफ रखूंगा। अब इसको क्लोज करो, कर्व बनाओ, अंदर ना, ऐसा अंदर जा रहा है कि ना, अंदर। यहां पे क्या होगा, करंट ऐसा है, चार फिंगर इधर रखा, तो ये करंट है ना, स्ट्रेट, ये थंब दे रहा है करंट, तो ये देगा मैग्नेटिक फील्ड, तो किधर हो रहा है, आउटवर्ड। मेरा बात समझे रे, हाँ कि ना, बताओ, क्लियर ना, हाँ कि ना। अब देखो ये वाला फेस में बात क्लियर ना, हाँ कि ना। देखो अगर मैं यहां पे खड़ा रहूंगा एंड इसको देखूंगा, इसको देखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड हो रहा है ना, है कि नहीं, बात समझो। अगर मैं आपको ऐसे घुमाऊंगा, आपको लग रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूं, बट मैं घुमा रहा हूं कैसे, क्लॉकवाइज, है नहीं समझे, आपको उल्टा दिख रहा होगा। मैं अगर ऐसे घुमाऊंगा, मतलब अगर आप मेरे सामने बैठेंगे तो मेरे लिए जो क्लॉकवाइज होगा आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा, बट अभी आपको क्या दिख रहा है बताइए, ठीक है, अभी ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से समझिए, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, आप खड़े हो जिधर, उधर नॉर्थ पोल होगा, बात समझ रहे हो। देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है, तो ये फेस में क्या क्रिएट होगा, नॉर्थ पोल, इधर का फेस में क्रिएट होगा नॉर्थ पोल, इसका पीछे क्या क्रिएट होगा, साउथ पोल, ना नहीं समझ रहे हो रे बात। अगर आप एक कॉइल को देख रहे हो रे, एक मैं ये कॉइल को देख रहा हूं, मेरे को लग रहा है इसमें करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं जो फेस को देख रहा हूं, देखो कॉइल में दो फेस होता है, एक ये फेस और एक ये फेस, मेरे को लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फेस में नॉर्थ पोल होगा, उसका अपोजिट फेस में क्या होगा, साउथ पोल, है कि ना। वैसे यहां पे क्या होगा, जो ऐसे करंट क्लॉकवाइज है, तो इसका मेरे तरफ क्या होगा, साउथ पोल, उसका अपोजिट में क्या होगा, नॉर्थ पोल। ऐसे हम याद रखेंगे, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा बायोट सावर्ट लॉ,
करंट के वजह से हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एंड डायरेक्शन निकाले, वेक्टर फॉर्म निकाले। होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट क्लास हम इसका कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे पार्ट्स-ऑफ लॉ का, एंड देन वी विल गो टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू ए कर्व करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये सभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो होप आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।